क्या अब ईरान भी इस्लाम से मुंह मोड़ रहा है? क्या ईरान से इस्लाम का अंत होने वाला है? आखिर क्यों महिलाओं ने जलाए बुर्के? कौन है 22 साल की वो लड़की जिसने ईरान में इस्लाम की नींव हिला दिया? कैसा था 40 से 45 साल पहले का ईरान? क्या सच में यहां भी वेस्टर्न कल्चर का बोलबाला था? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। अभी अभी जो आपने तस्वीरें देखी है किसी वेस्टर्न कंट्री की नहीं बल्कि आज से 40 से 45 साल पहले के ईरान की हैं। जी हाँ, ईरान जहां महिलाओं को ड्राइविंग की परमिशन थी, वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती थी, लड़कों के साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती थी, स्विमिंग कर सकती थी, मॉडलिंग कर सकती थी और बिना किसी रोक टोक के लड़कों से बात कर सकती थी। और इस सब का क्रेडिट जाता है मोहम्मद रजा शाह पहलवी को, जिन्होंने 1963 के लगभग ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, यानी देश में मॉडर्न बनाने की शुरुआत। उन्होंने अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ईरानियन मॉडर्न सोच के होने चाहिए जो कि देश की तरक्की में साथ दें। अपनी इसी सोच के चलते पहलवी ने कई यूनिवर्सिटीज कॉलेज की स्थापना की जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ा करते थे, लेकिन महिलाओं की आजादी और देश की तरक्की मुस्लिम कट्टरपंथियों से बर्दाश्त नहीं हुई और 1989 में इन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की और व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ ही पहलवी को यूएस एजेंट घोषित कर दिया, जिस वजह से पहलवी को अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भागना पड़ा और देश के सियासी हुक्मरान बने अयातुल्ला खुमानी। खुमानी ने सत्ता संभालते ही महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 19 साल कर दी। इतना ही नहीं, तलाक के लिए महिलाओं के अधिकारों को खत्म करना, बुर्का पहनाना और बच्चों से जुड़े कुछ नियम बनाए। कुल मिलाकर ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया और आज ईरान में शरीयत कानून चलता है, यानी यहाँ लड़कियों को बुर्का हिजाब पहनना कंपलसरी है। यहाँ लड़कियां ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, गाड़ियां नहीं चला सकती, लड़कों के साथ हाथ नहीं मिला सकती, इवन उनका ट्रैवल करने का व्हीकल मतलब जो पब्लिक व्हीकल है वो भी अलग है। इसके अलावा भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं और अगर कोई इन्हें तोड़ता हुआ पाया गया तो उसे न सिर्फ जेल में डाला जाता है बल्कि बुरी तरह से पीटा भी जाता है। यस, पीटा जाता है। और यही हुआ महासा अमीनी के साथ। दरअसल हुआ यूं कि 13 सितंबर 2022 को 22 साल की महासा अमीनी काम से बाहर निकलती हैं। अब ईरान में क्या होता है कि लड़कियों ने ड्रेस कोड ठीक से फॉलो किया है या नहीं, कहीं कोई लॉ तो नहीं तोड़ रहे, ये सब देखने के लिए मॉडर्न पुलिस जगह जगह घूमती रहती है। तो 13 सितंबर को ये पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही थी और ईरान की मॉडर्न पुलिस की नजर महासा पर पड़ी, जिन्होंने हिजाब ईरानियन ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग नहीं पहना था। इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहां तक तो ठीक था, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी देखिए। महासा को पुलिस ट्रक में बुरी तरह से पीटा गया। उन्हें इतनी बेरहमी के साथ मारा गया कि महासा ने हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ ही दिन बाद दम तोड़ दिया। 16 सितंबर 2022 को महासा की डेथ हो गई, जबकि 17 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन यह अंतिम संस्कार ईरानियन सरकार के लिए आफत बन गया, क्योंकि महासा की जब बेहोशी गंभीर चोटें वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ईरान की जनता का खून खौल उठा। महासा के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और अपना हिजाब उतारकर प्रदर्शन किया। इसके बाद तो देश में प्रदर्शनों का जैसे दौर शुरू हो गया, जिसे चिंगारी दी स्कूल गर्ल्स ने, जिन्होंने औरतों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। लड़कियों ने ईरानियन ड्रेस कोड के खिलाफ अपने हिजाब ही जलाने शुरू कर दिए। लड़कियों ने सोशल मीडिया पर लाइव अपने बाल काटे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने भी अपने बाल काट कर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, स्कूल गर्ल्स ने डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगाए। महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए ईरान के युवा भी आगे आए और एक अनोखा प्रदर्शन शुरू हुआ, सर्किल ऑफ टर्बन प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में युवा लीडर्स यानी ईरान के रिलीजियस लीडर्स की टर्बन यानी हेड को गिरा देते थे, जिसका मतलब था कि अब वो रूढ़िवादी विचारधारा से तंग आ चुके हैं, लिहाजा इसे बंद किया जाए। बता दें, ईरान में सिर्फ धार्मिक लोगों को ही टर्बन यानी ये हैट पहनने की परमिशन होती है, यानी विरोध सीधा धर्म से है। इनके साथ ही ईरानियन स्टूडेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे चिंगारी और सुलग गई। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उन्हें एकेडमिक फ्रीडम दी जाए, मतलब वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं वो उनकी मर्जी होनी चाहिए। दरअसल ईरान में सरकार की ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, और इसमें भी धार्मिक चीजों को पढ़ना कंपलसरी है।
जिससे परेशान होकर स्टूडेंट ने भी हंगामा शुरू कर दिया। अब माहौल था, सभी अपनी अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे थे, तो ईरान की लेबर वर्कर्स ने भी कदम पीछे नहीं रखा। वो अपने महिलाओं के राइट्स के लिए सड़कों पर उतर आए। इस तरह देखते ही देखते पूरा ईरान सरकार धर्म और धर्म के नाम पर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया और एक मासूम की हत्या से शुरू हुआ ये मामला इस्लाम को उखाड़ फेंकने तक पहुंच गया। वहां की जनता इस्लाम से पूरी तरह परेशान हो चुकी है, इतनी परेशान कि लोगों ने मस्जिद जाना तक छोड़ दिया है। ईरान में अराउंड 75,000 मस्जिदें हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं, इनमें से 50,000 मस्जिदों पर ताले लटकाए जा चुके हैं। सिर्फ 25,000 मस्जिदें ही चालू हैं। जी हाँ, एक कट्टर मुस्लिम देश में मस्जिदों को बंद किया गया है और ये हम नहीं बल्कि ईरान की ऑफिशियल बॉडी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर दौलाबी का कहना है। इतना ही नहीं, लड़के लड़की सब एक साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई और राष्ट्रपति चुनाव करवाए गए, जिसमें ईरानियन ने असली गेम खेला और कट्टरपंथी सोच रखने वाले सईद जलीली की जगह मॉडर्न रिफॉर्म सोच रखने वाले मसूद पेजकिशियान को ज्यादा से ज्यादा वोट दिए और पेजकिशियान 1.63 वोटों के साथ ईरान के नए राष्ट्रपति बने। मसूद पेजकिशियान एक रिफॉर्मिस्ट हैं जो बिल्कुल भी इस्लामिक रूढ़िवाद सोच नहीं मानते। उल्टा इन्होंने ईरान की जनता से वादा किया है कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो वेस्टर्न कंट्रीज से रिश्ते मजबूत होंगे, ईरान में एक फ्री माहौल या आज़ादी वाला माहौल क्रिएट करेंगे। मतलब इस्लामिक रूल्स की वजह से महिलाओं, पुरुषों और स्टूडेंट्स पर जो नियम थोपे गए हैं उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा। अब उनके इस प्रॉमिसेस और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ इतनी बड़ी जीत का मतलब तो यही है कि ईरान की जनता इस्लाम से तंग आ चुकी है और उसे आज़ादी चाहिए, असली वाली आज़ादी जहां किसी भी तरह की पाबंदी ना हो, पहनने से लेकर आने जाने की आज़ादी हो और किसी मासूम की जान सिर्फ हिजाब सही से ना पहनने की वजह से ना ली जाए। यानी हम कह सकते हैं कि आज जो ईरान कुछ इस तरह दिखता है, कल वही ईरान सेकुलर दिखेगा, ठीक वैसा जैसा 40 से 45 साल पहले था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मैं 40 से 45 साल पहले जो देश सेकुलर था, अगर वो एक बार फिर धर्मनिरपेक्ष बन भी जाता है तो क्या ये सेकुलरिज्म लॉन्ग टाइम तक टिक पाएगा? वेल, क्या होगा क्या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ईरान धर्मनिरपेक्ष अगर बनता है तो इससे अपने इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल भारत और ईरान के संबंध शुरू से ही काफी मजबूत रहे हैं। ईरान, यूएई, इराक, टर्की और चीन के बाद ईरान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं और ईरान भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में शुमार है, जहां से भारत क्रूड ऑयल की बड़ी मात्रा इंपोर्ट करता है। भारत की तरह कभी अमेरिका और ईरान भी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 1979 में खुमानी के आते ही अमेरिकन दूतावास में घुसकर कट्टरपंथियों ने खूब हंगामा काटा, जिसमें कई जानें भी गईं। इसके बाद से ही देश कट्टरपंथों के हाथ में चला गया और अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते बिगड़ते चले गए। अमेरिका ने इराक ईरान युद्ध के दौरान ईरान के कट्टर दुश्मन सद्दाम हुसैन की मदद की, साथ ही ईरान को कमजोर करने के लिए तरह तरह के ग्रुप्स को मदद पहुंचाई और कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि ये सैंक्शंस हट जाएंगे और अमेरिका ईरान के रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही भारत और ईरान के बीच इंडियन ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स फिर से दम भरेंगे। आपने सुना भी होगा कि ईरान के 4 बाहर पोर्ट पर एक्सेस भारत को मिल गया है, यानी उम्मीद की किरण है। और सब ठीक रहा तो लंबे समय से रुका हुआ रश एस्ट्रा रेलवे प्रोजेक्ट भी फिर से शुरू हो पाएगा। मतलब इसमें तेजी आएगी और इससे ये होगा कि हम पाकिस्तान और स्वेज कैनाल को बाईपास करते हुए यूरेशिया में इजीली ट्रेड कर पाएंगे। जिन बाल्टिक देशों में जाने के लिए हमें 45 से 60 दिनों का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वो डिस्टेंस हम सिर्फ 25 से 30 दिनों में कवर कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा ईरानियन महिलाओं को होगा जो सालों से अपने ही देश में कैद की जिंदगी जी रही हैं, जहां ना तो खुलकर सांस लेने की आज़ादी और ना ही कुछ बोलने की। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ईरानियन कोर्ट में ईरान के पुरुषों के बयान की तुलना में महिलाओं के बयान की वैल्यू आधी है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि फिलहाल ईरान में सब कुछ शांत है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।